बस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और ये प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है। और झारखंड पुलिस वाले बच्चे इसको बिंदास देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अदर बच्चे भी देख सकते हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जीके जीएस लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और साथियों, इसके पहले हमने आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1998, 1999, 2000, 2001 में कब हुआ था झारखंड राज्य का गठन? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2000 में हुआ था। ठीक है, सही उत्तर आपका है 2000। 2000 में भारत संघ में 3 नए राज्य बने जो इस प्रकार हैं। कौन कौन? 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य को अलग किया गया था और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। इसके बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे, जैसे कुछ राज्यों के गठन वर्ष किस वर्ष गठित हुए थे, कौन से राज्य। तो जैसे गोवा की बात करें तो 1987 में गठित हुआ था, सिक्किम 1975 में हुआ था और त्रिपुरा 1972 में, मेघालय 1972 में और मणिपुर भी 1972 में। तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर ये 1972 में गठित हुए थे। हिमाचल प्रदेश 1971 में गठित हुआ था, पंजाब 1966 में, नागालैंड 1963 में और गुजरात 1966 में गठित हुआ था और महाराष्ट्र 1960 में। ठीक है साथियों, गुजरात 1960, मैंने मिस्टेक से 66 बोल दिया। गुजरात 1960 में और महाराष्ट्र 1960 में। ठीक है, भौगोलिक रूप से 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ से 25 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ अक्षांश और 83 डिग्री 22 मिनट ईस्ट से 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच स्थित है। राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र के मामले में इसे भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। झारखंड रणनीतिक रूप से भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा बिहार से लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसकी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। दक्षिणी ओर यह उड़ीसा से घिरा है और पूर्व में इसकी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और जगह बात करेंगे झारखंड राज्य की कि भारत का जो मैप है उस मैप के हिसाब से झारखंड की स्थिति कहाँ है, क्या राजधानी है, कब गठित हुआ, ये सारे पॉइंट बात करेंगे। जैसे जगह पूर्वी भारत में है और राजधानी क्या है झारखंड की, रांची में है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ। राजभाषा झारखंड राज्य की क्या है? तो हिंदी है राजभाषा। और क्षेत्र माने क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों की संख्या 24 है। और बड़े शहर झारखंड की बात करूं तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद है। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। जलवायु झारखंड राज्य की कैसी है? उष्णकटिबंधीय भारी मानसूनी वर्षा के साथ है। और नदियां वहाँ की कौन कौन सी हैं? दामोदर, सुवर्णरेखा, बराकर, कोयल और फल्गु झारखंड राज्य की नदियां हैं। प्रमुख उद्योग वहाँ के कौन कौन से हैं? इस्पात उत्पादन, खनन, विनिर्माण, बिजली उत्पादन। प्रमुख फसलें क्या हैं? धान, गेहूँ, मक्का, दालें, तिलहन, आलू। समारोह की बात करें तो सरहुल, करमा, टूसू, छठ, मकर संक्रांति, ये सब वहाँ के समारोह हैं। और पर्यटकों के आकर्षण जैसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दसम जलप्रपात, रजरप्पा, बिरसा प्राणी उद्यान, जुबली पार्क, ये सब वहाँ के पर्यटकों के आकर्षण के स्थान हैं, देखने योग्य सब राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वहाँ पे पर्यटक लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? महान अशोक, स्कंदगुप्त, विष्णु शर्मा, चाणक्य। कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चाणक्य थे। ठीक है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्हें प्रथम संपूर्ण भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। चाणक्य जिनके अन्य नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी थे, माने चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी हैं। और चाणक्य ने या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में चंद्रगुप्त की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? चाणक्य ने। राज्य शास्त्र, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र द साइंस ऑफ मटेरियल गेन ने चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन किया और कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से व्यावहारिक और अकाट्य हैं। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं, की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी सेना को मगध का सिंहासन संभालने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके विशाल साम्राज्य में बिहार, बंगाल, दक्कन, आधुनिक केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिम क्षेत्र शामिल था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको देखते हैं। बिंदुसार, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ। ठीक है, और बिंदुसार ने लगभग 25 से 26 वर्षों तक शासन किया और उनका उत्तराधिकार विवादित रहा, जिसमें अंततः अशोक महान को उनका उत्तराधिकारी माना। अशोक को जान लेते हैं। अशोक तीसरा और मौर्य शासकों में सबसे महान राजा था। अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। ठीक है, कुणाल सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के बेटे थे और अशोक के उत्तराधिकारी थे। कौन? कुणाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष और पार्श्वत। कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाकश्यप थे। ठीक है, सही उत्तर आपका महाकश्यप है। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में लगभग 400 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? राजगृह में। यह बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धता बनाए रखना था। पहली बौद्ध संगीति राजा अजातशत्रु, जो कि हर्यंक राजवंश के थे, के संरक्षण में आयोजित की गई थी। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, अतिरिक्त जानकारी। पहली बौद्ध संगीति बुद्ध के परिनिर्वाण माने मृत्यु जिसे कहते हैं के बाद अगले वर्ष में बुलाई गई थी, जो कि राजगीर या राजगृह में थेरवाद परंपरा के अनुसार 543 से 542 ईसा पूर्व में है। यह अजातशत्रु द्वारा आयोजित की गई थी। अजातशत्रु का शासन चल रहा था उस टाइम। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो यह वैशाली में हुई थी और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1181, 1175, 1192, 1186। कब लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1192 में। ठीक है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। सही उत्तर आपका 1192 है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसके कारण पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गौरी ने उसे बंदी बना लिया। पृथ्वीराज तृतीय या चौहान चाहमान राजवंश के सदस्य सपादलक्ष के राजा थे, जिनकी राजधानी राजस्थान के अजमेर में स्थित थी। उन्हें पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज जो 1177 ईस्वी में नाबालिग के रूप में सिंहासन पर बैठे थे, उन्हें एक राज्य विरासत में मिला जो उत्तर में थानेसर से लेकर दक्षिण में जहाजपुर मेवाड़ तक फैला हुआ था। उनका जन्म वर्ष 1166 ईस्वी में चाहमान राजवंश में हुआ था, जो अब आधुनिक राजस्थान भारत में है। ठीक है, उन्होंने पड़ोसी राज्यों मुख्य रूप से चंदेलों के खिलाफ सैन्य अभियानों के माध्यम से
इस क्षेत्र का विस्तार करने की मांग की और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में भिड़े, जहां पृथ्वीराज ने महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। दूसरे में पृथ्वीराज की हार हुई और पहले में पृथ्वीराज की विजय प्राप्त हुई। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पासा पलट गया, जिससे पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गौरी ने उसे पकड़ लिया। यह पृथ्वीराज चौहान के शासन के अंत का प्रतीक था। ठीक है, कुछ अतिरिक्त जानकारियां देखते हैं। भारत के इतिहास के कुछ अन्य उल्लेखनीय युद्ध, जैसे युद्ध का नाम, वर्ष और मध्य किसके किसके बीच में हुआ। तो तराइन का युद्ध की बात करें तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, तराइन के दूसरा युद्ध की बात करें तो 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, और खानवा का युद्ध की बात करें तो 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध की अगर बात करें तो 1539 में हुआ था, शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया चौसा का युद्ध। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया, अकबर और हेमू के बीच में। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया 1565 में, दक्कन के 4 मुस्लिम शासक और विजयनगर के राम राजा के बीच में लड़ा गया। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध आता है 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया, पानीपत का तीसरा युद्ध। फिर बक्सर का युद्ध आता है 1764 में, मुस्लिम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के साथ बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस पावर हाउस से संबंधित है? दामोदर घाटी परियोजना दुर्गापुर, चंद्रपुर, मैथन या एक और ऑप्शन है हम्पी। एक और ऑप्शन है हम्पी। ठीक है, तो दामोदर घाटी परियोजना किस पावर हाउस से संबंधित है बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दुर्गापुर, चंद्रपुर और मैथन। ये तीनों स्थान से संबंधित है दामोदर घाटी परियोजना। तो सही विकल्प आपका होगा 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। दामोदर घाटी निगम या जिसे डीवीसी भी कहते हैं, यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह 3 स्रोतों कोयला, पानी और तरल ईंधन के माध्यम से बिजली बनाने वाला एकमात्र भारत सरकार का संगठन है। डीवीसी बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर और मेजिया में ऊष्मीय शक्ति संयंत्र संचालित करता है। डीवीसी 4 बांधों के नेटवर्क को नियंत्रित करता है, बराकर नदी पर तिलैया और मैथन, दामोदर नदी पर पंचेत और कोनार नदी पर कोनार। ठीक है, और मैथन में भारत का पहला भूमिगत जल विद्युत स्थापित किया गया। तुंगभद्रा नदी के पर कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कर्नाटक में हम्पी के पास स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा, केरल। किस राज्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम। आइए मोहिनी अट्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मोहिनी अट्टम या मोहिनी अट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनिंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में पीएचडी थीसिस पूरी की। मोहिनी अट्टम नाट्यशास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। कौन सी? लास्य शैली पर। और इसमें नाजुक हरकतें और चेहरे के अधिक स्त्रैवण भाव हैं। आंदोलनों कोमल और सरकना की तरह है। उनके पास लयबद्ध कदम नहीं है। चेहरे के भावों और हाथों के हाव भाव पर अधिक जोर दिया जाता है मोहिनी अट्टम नृत्य में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य और उनके सहयोगी कहते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य से है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम।
भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी क्या है, कथक उत्तर प्रदेश का है, और सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये तीनों में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, विभिन्न खिलाड़ियों में खिलाड़ियों की संख्या, जैसे बैडमिंटन में एकल में 1 खिलाड़ी और युगल में 2 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। बिलियर्ड्स या स्नूकर जिसे कहते हैं 1, और मुक्केबाजी में भी 1, शतरंज में भी 1। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में 3 अथवा 6 होते हैं, फुटबॉल सॉकर 11 होते हैं, गोल्फ में निश्चित नहीं है, और हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, लाक्रोस में 10 और नेटबॉल में 7, पोलो में 4, रग्बी फुटबॉल में 15, और टेबल टेनिस माने एकल में 1 खिलाड़ी और युगल में 2 खिलाड़ी, टेनिस एकल में 1 खिलाड़ी और युगल में 2 खिलाड़ी। वॉलीबॉल की बात करें तो उसमें 6 प्लेयर होते हैं, और वाटर पोलो की बात करें तो उसमें 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, और लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था, ब्रिटिश भारत का। और लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में तैयार किया गया था, और भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा तय किया गया था। ठीक है, और अतिरिक्त जानकारी समझते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय थे। लॉर्ड डलहौजी भारतीय रेलवे के जनक हैं, और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या प्रतिमा पुरी, कौन थी भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हैं। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1959 में वे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई थी। 1966 में वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, सुषमा स्वराज वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थी। उन्होंने पहली मोदी सरकार 2014 से 2019 में भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। सरोजिनी नायडू वह एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं और कवित्री थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। प्रतिमा पुरी वह एक भारतीय समाचार एंकर थी, जो दूरदर्शन की पहली न्यूज़ रीडर थी। ठीक है, न्यूज़ रीडर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए और सार्वजनिक सेवा के उच्चतम स्तर को पहचानने के लिए दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की परंपरा 1954 में शुरू हुई थी, 1954 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो किस में भाग नहीं लिया? पहला में, दूसरे में, तीसरा में, या सभी में भाग लिया, या किसी में भाग नहीं लिया? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया।
दूसरे में भाग लिया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 के दौरान ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए लेबर पार्टी के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित 3 सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 और जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? लंदन में। वर्ष नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में। इसमें ब्रिटिश भारत के राजनीतिक नेता थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत के राजनीतिक नेता और देशी रियासतें थी, देशी रियासतों के प्रतिनिधि। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया। चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण आईएनसी के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, इसलिए शामिल नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया था। इस सम्मेलन की सिफारिशों को 1933 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया था और सिफारिशों का विश्लेषण किया गया और 1935 के भारत सरकार अधिनियम को इसके आधार पर पारित किया गया। कुछ अतिरिक्त जानकारी की बात करेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी, रंगास्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भाग लिया। कौन से? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी, रंगास्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भाग लिया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो महात्मा गांधी ने भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यह लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। इसे गांधी इरविन पैक्ट समझौते के नाम से जाना जाने लगा। प्रतिभागियों के बीच कई असहमतियों के कारण दूसरे गोलमेज सम्मेलन को विफल माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 2, भाग 1, भाग 3 और भाग 4। किस भाग से संबंधित है अनुच्छेद 32? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाग 3। ठीक है, भाग 3 से संबंधित है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है और इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए न्यायिक आदेश के क्षेत्राधिकार की प्रकृति विवेकाधीन होती है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए 5 प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और नजरबंदी। ये 5 प्रकार के आदेश, न्यायिक आदेश होते हैं। कुछ अतिरिक्त जानकारियां समझते हैं। संविधान है और विषय वस्तु है और अनुच्छेद है। भाग 1 में संघ और उसके प्रदेश आते हैं, एक अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में आता है जो कि नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 3 में आता है। और भाग 4 राजनीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? रायपुर छत्तीसगढ़, कोदागु कर्नाटक, महाबलेश्वर सह्याद्री, नासिक महाराष्ट्र। कहाँ से होता है महानदी का उद्गम स्थल? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है महानदी का उद्गम स्थल। महानदी का उद्गम स्थल रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है जो दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर 533 मील है। इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है महानदी। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। माने कौन सी नदी? महानदी पर सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध स्थित है, माने निर्मित है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मंड, इब, ओंग, तेल आदि हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा सा देखिए, यहाँ से महानदी निकलती है, सहायक नदियाँ हैं।
ठीक है, ये सोर्स है, यहाँ से महानदी निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ठीक है, इधर जोंक और तेल ये सब सहायक नदियाँ हैं। कुछ अतिरिक्त जानकारी समझते हैं। महानदी बेसिन 141,589 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.3% है। महानदी नदी जल धारण क्षमता के मामले में प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी नदी के बाद दूसरे स्थान पर है। यह पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 30 मिनट से 86 डिग्री 50 मिनट के बीच और उत्तरी अक्षांश 19 डिग्री 21 मिनट से 23 डिग्री 35 मिनट के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ पे महानदी है और यह बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। कब की गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1950 में। ठीक है, 1950 आपका राइट आंसर होगा। यह आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक है और संविधान की गारंटी अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अभिरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है। 1950 से पहले सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता था। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्यतो धर्मस्ततो जयः है। क्या है? ध्येय वाक्यतो धर्मस्ततो जयः है। अतिरिक्त जानकारी समझते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय में अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं और इसमें मूल, अपीली और सलाहकार न्यायालयों के रूप में व्यापक शक्तियाँ होती हैं। इस भारत में सबसे शक्तिशाली सार्वजनिक संस्थान माना जाता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ साथ केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकारों या राज्य सरकारों बनाम देश की किसी अन्य राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, राजा खान, निखिल बनर्जी। कौन थे प्रसिद्ध सितार वादक? तो आपका जो राइट आंसर होगा निखिल बनर्जी थे। ठीक है, पंडित निखिल रंजन बनर्जी एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक थे जो मैहर घराने से संबंध रखते थे। यह संगीत वाद्य यंत्र सितार के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक रूप में उभरे हैं। वह भारतीय नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी थे। वाद्य यंत्रों के साथ प्रसिद्ध संगीतकारों की सूची जैसे तबला उस्ताद जाकिर हुसैन, तन्मय बोस, स्वप्न चौधरी तबला से संबंधित हैं। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। चिकारा वादक राजा हुसैन खान, संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा, सरोद अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। और सितार से पंडित रविशंकर बुधादित्य मुखर्जी सितार से संबंधित हैं। और सुरबहार अन्नपूर्णा देवी सज्जाद हुसैन सुरबहार से संबंधित। और बीणा असद अली खान जिया मोइनुद्दीन खान बीणा वादक से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा को पहली बार 1934 में M.N. रॉय द्वारा सामने रखा गया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से एक संविधान सभा की मांग की। इस मांग को आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने अगस्त आफर के सिद्धांत के माध्यम से स्वीकार कर लिया। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। समिति में 7 सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति का विचार आयरलैंड से लिया गया था।
कहाँ से? आयरलैंड से। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य एन गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव, टी कृष्णामाचारी थे। प्रारूप समिति पर प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और सदस्यों 299 में से 284 सदस्य और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त हुए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जिसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। प्रारूप समिति और अन्य 7 प्रमुख समितियों को भारत की संविधान सभा द्वारा नियुक्त किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कुछ अतिरिक्त जानकारी समझते हैं। संविधान सभा की कुल सीटों की संख्या 389 थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के अधीन थीं और 93 भारत की रियासत के अधीन हैं। संविधान सभा द्वारा 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किया गया था, जिसमें से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीटें अन्य स्वतंत्र दलों ने जीती थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष और एच.जी. मुखर्जी को विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। बी.एन. राव को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करने के लिए विधानसभा में आपत्ति प्रस्ताव को स्थानांतरित किया। ठीक है, तो ये थे आपके जीके जीएस के 15 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं हम आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।